हाय लर्नर्स। अभी तक हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में रूल 5 to 6 रूल 1 to 5 देख चुके हैं और इसमें हम रूल 6 से 10 तक देखेंगे। रूल 1 to 5 हमने अलग अलग वीडियो में देखा था, लेकिन इसमें हम एक ही वीडियो में रूल 6 to 10 देखेंगे। और इसका प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। और इससे पहले शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं रूल 6 में। तो रूल 6 में यही होता है कि अगर कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उस पे जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में हो, तो वो डिनोमिनेटर में ही करके उसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि उसको डिनोमिनेटर में माना जाता है। ठीक, यानी उसमें माइनस साइन हट जाएगा और वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है कि हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, तो आप इसे कैसे, और एक चीज़ मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है और a इज इक्वल टू भी 2 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे, जैसे मैं बता देता हूँ, हाँ, तो आप इसे माइनस 2 जैसे यहाँ हो गया, फिर यहाँ x बराबर भी 2 है तो यहाँ 2 लिखा आपने। तो आप इसे कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते, आप इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कर देंगे। डिनोमिनेटर में कर देंगे मतलब आप इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 तब जाके आपका कैलकुलेशन निकलेगा, क्योंकि माइनस का पावर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इस तरह से डिनोमिनेटर में लिख के उसकी कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू यही होगा कि ये 1/4 हो जाएगा, और जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 0.25 आएगा। 0.25 आप डिवाइड करके देख लीजिए, 0.25 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा रूल 6। तो चलिए हम रूल 7 को देखेंगे। अब हम लोग रूल 7 देख रहे हैं। तो रूल 7 में यही है कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल पे स्क्वायर रूट है तो आप उसे मानेंगे कि x उस पे एक्सपोनेंट 1/2 है, या फिर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल पे 1/2 एक्सपोनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ x इज इक्वल टू 4 है, तो और आपको इस क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है सोल्व करने के लिए, x टू द पावर 1/2, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप 1/2 का पावर का तो कुछ आप नहीं निकाल सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सिंपली है कि आप, सॉरी, यहाँ पे x की जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ क्योंकि मैं 4 की बात कर रहा था। तो 4 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, 4 का स्क्वायर रूट जो होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। तो चलिए अब हम रूल 8 की ओर जाएंगे। रूल 8 जो है वो रूल 7 का ही एक्सटेंशन है। जैसे रूल 7 में हम स्क्वायर रूट देख रहे हैं, तो हम इसमें क्यूब रूट देख रहे हैं, या फिर आप कोई भी रूट ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, तो उसको जब हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो हम उस 3 को, या स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 रहेगा, और स्क्वायर रूट जब रहता है तो यहाँ कुछ लिखा नहीं जाता है। बाकी कोई भी रूट रहेगा 3, 4, 5 तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्यूब रूट है, 3 रूट है, तो आप 1/3 वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो, जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 27 है, और आपको दिया गया है ये सोल्व करने के लिए क्यूब रूट 27, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, क्यूब रूट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। खैर फॉर्मूला नहीं है इसके लिए कोई, मतलब 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 तो इस तरह से करते हैं। और क्यूब रूट है इसका मतलब
कि ये जो तीन तीन दिया हुआ है, मतलब 3 दिया हुआ है, ये 1 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट आता है तो 2 1 हो जाता है, ये 3 दिया हुआ है तो 3 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जनरली ऐसे दिए जाएंगे, और तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसका मतलब फ्रैक्शन में अगर इस तरह पावर दिया हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि वो रूट होता है। अगर 3 दिया हुआ है फ्रैक्शन में तो क्यूब रूट है, अगर 2 दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट है, 4 दिया हुआ है तो रूट 4 है। तो इसी तरह करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रूल 9 को देखेंगे। रूल 9 जो है, सॉरी रूल 9 हम लोग देख रहे थे, तो इसे मैं 9 लिख देता हूँ। तो रूल 9 जो है वो रूल 7 8 का ही एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या है कि बाहर रूट भी है और अंदर एक्सपोनेंट भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर वाला पार्ट होता है वो फ्रैक्शन में ऊपर रहता है, और जो बाहर ये होता है वो नीचे रहता है। इसको हम रूल 7 और 8 में भी देख चुके हैं कि यहाँ जो रहता है वो नीचे रहता है। तो जो अंदर रहेगा, यानी यहाँ पे जो एक्सपोनेंट ए दिया हुआ है वो ऊपर जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है और a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 3 है। तो अगर ऐसा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखना हो तो कॉपी, सॉरी इसको हम पूरा ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ हमने x की जगह पर ले लिया 2, a की जगह पर ले लिया 6 और b की जगह पर ले लिया 3, और यहाँ भी a की जगह पर ले लिया 3 और b की जगह पर ले लिया 6, सॉरी b की जगह पे 3 और a की जगह पर 6। तो इस तरह से हमारा बनेगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे x की जगह पे 2। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट किए और इस तरह से हमारा जो बनेगा। तो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात, ये 3 और कट जाएगा तो 3 और 6 कट जाएगा एक दूसरे, तो यहाँ पे हमारा जो निकल कर आएगा वो होगा 2 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बहुत इजीली निकल गया। तो इससे यही होता है कि अदरवाइज अगर ये इतना आसान ना हो, अगर ये नहीं कटे तो आपको यही करना पड़ेगा कि इसको सोल्व करना पड़ेगा अंदर, फिर उसके बाद अंदर सोल्व करने के बाद फिर बाहर का सोल्व करने का जो रूल है उसे करना पड़ेगा। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे इसको लेकर इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल आपको कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी गया तो इसी तरह का कोई आसान ही पूछा जाएगा जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग रूल 10 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें बता दें, क्योंकि ताकि मैं और वीडियो इस पर बना सकूँ। रूल 10 जो है रूल 6 का एक्सटेंशन है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये पावर जो माइनस में है ये नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है और माइनस हट जाता है। यही चीज़ हम रूल 6 में देख चुके हैं। बस रूल 6 में यहाँ फ्रैक्शन नहीं था, यहाँ फ्रैक्शन है, बस इतना ही अंतर है। बाकी जो सोल्व करने का तरीका है हम उसे पहले ही देख चुके हैं। जैसे रूल 9 में हमने देखा, हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 3 है। तो इस केस में ये कैसे सोल्व होगा, हम देखते हैं कैसे सोल्व होगा। हम यहाँ x की जगह पे 2 ले लेते हैं, a की जगह पे 6 ले लेते हैं और b की जगह पे 3 ले लेते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप है कि यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि इसको आपको डिनोमिनेटर में करके लिखना है, उसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे। ये तो खैर इजी है, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट रहता है तो शायद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये आसान है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 3 और 6 कट जाएगा और आप क्या लिखेंगे, आपका जो सिंपल इक्वेशन बनेगा वो होगा 1/x टू द पावर 2। तो ये हो गया, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, x की जगह पे 2 लिखना था क्योंकि हमने x का वैल्यू 2 लिया है। तो यहाँ भी आपका
2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 1/4। और 1/4 का मतलब हुआ, कैलकुलेट कीजिए आप, 1/4 का मतलब क्या होगा? 1/4 का मतलब होगा 0.25। तो इस तरह से हम अपने आंसर पे पहुँचे। तो बस यही आपको याद रखना है कि माइनस में जो रहता है वो डिनोमिनेटर में जाके माइनस हट जाता है। आप माइनस का कोई एक्सपोनेंट को सोल्व नहीं कर सकते, आपको उसको प्लस में करके ही जो प्लस का रूल है उसी के अनुसार सोल्व करना पड़ेगा। बस यही है कि माइनस लगा दिया, इसका मतलब वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और माइनस होगा, और जितना बड़ा आपका रूट होगा, माइनस होने पर जितना बड़ा आपका रूट होगा उतना छोटा ये आंसर होगा, सॉरी, जितना बड़ा एक्सपोनेंट होगा, जितना बड़ा माइनस में एक्सपोनेंट होगा उतना छोटा ये पूरा नंबर निकलेगा, क्योंकि ये सारा डिनोमिनेटर में जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 10 रूल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हों तो आप मुझे बता दें, मैं इस पे फिर से वीडियो बनाऊँगा जो रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाऊँगा। तो चलिए, धन्यवाद। ये एक बहुत बेसिक पोर्शन हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कंप्लीट कर लिया। ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं है, मैथ्स है, लेकिन ये सब मैथ्स कहीं कहीं एप्लीकेशन में आ जाते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बनाते समय। तो ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को रिव्यू कर लें। और आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि आप जो पूरा प्लेलिस्ट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, शुरू से देखें अगर आपकी मैथमेटिक्स सही नहीं है तो। आप अगर बिगिनर्स भी हैं, अगर आपका बहुत दिन से मैथमेटिक्स से नाता टूट भी गया है, तो भी आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर आप शुरू से ये सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।